डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाइगन प्रिंसिपल के बारे में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइगन प्रिंसिपल, व्हाट डू यू मीन बाय हाइगन प्रिंसिपल, क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके बाद हाइगन प्रिंसिपल को कंटिन्यू करते हुए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो ये तीनों टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा ही आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइगन प्रिंसिपल। तो वेव नेचर ऑफ लाइट में, क्योंकि हम लाइट को एज ए वेव ट्रीट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, हमें वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई भी वेव है उसका वेव फ्रंट क्या होगा। वी वुड फर्स्ट डिफाइन ए वेव फ्रंट कि वेव फ्रंट क्या होता है। व्हेन वी ड्रॉप ए स्मॉल स्टोन ऑन ए calm pool of water, waves spread out from the point of impact. Even point on the surface start oscillating with time. At any instant, a photograph of the surface would show the circular rings on the disturbance. Clearly, all the points on such a circle are oscillating in phase because they are at the same distance from the surface. ठीक है, तो इसने कहा है कि सबसे पहले जब भी हम लाइट को वेव नेचर हमने ट्रीट किया है तो सबसे पहले हमें वेव फ्रंट के बारे में पता होना चाहिए। तो उसने कहा है कि अगर एक पानी है और पानी के तालाब में अगर हम कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने कोई पत्थर फेंका तो उसके चारों तरफ फिर जो हमारे ऐसी सर्कुलर रिंग्स जो है, ऐसी वेव्स जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं। इस तरीके की जो वेव्स हैं वो हमें चारों तरफ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से बाहर की तरफ वो आपकी स्प्रेड होने लगती हैं इस तरीके से हमें। ठीक है, तो अगर हम देखें किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, मान लो यहाँ पे अगर हमारी कोई भी वेव है, ठीक है, तो हम देखें कि इस पॉइंट पे, इस वाली वेव पे जो होंगे वे आपके बहुत सारे पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, और ये सारे के सारे पॉइंट इस डिस्टर्बेंस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, चाहे हम कोई भी पॉइंट लें, ये सारे आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब इस वाले सर्कल पे जो भी पॉइंट्स हैं आपके, वो सारे, उनका एम्पलीट्यूड भी सेम है और उनका जो फेज़ है वो भी आपका सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही हम तालाब में कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ पे ये जो सर्कुलर रिंग है, ठीक है, तो ये जो सर्कुलर रिंग होगी इस पे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और फेज़ भी सेम होगा। और अगर हम कोई दूसरा लें, मान लो कि यहाँ पे कोई आपका है इतने डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे अगर हम कोई भी ले रहे हैं, ठीक है, तो इस पे जो जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो इस वाले सर्कल से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और इक्वल डिस्टेंस का मतलब इस वाले सर्कल पे, ये जो ग्रीन कलर का सर्कल है, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका जो एम्पलीट्यूड सेम होगा और उनका जो फेज़ है वो सेम होगा। तो वेव फ्रंट क्या हुआ फिर आपका? वेव फ्रंट इज ए सरफेस, वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन विच ऑसिलेट इन द सेम फेज। तो ऐसा सरफेस जिसके, ठीक है, तो वेव फ्रंट को हम क्या कहते हैं? सच ए लोकस ऑफ पॉइंट्स विच ऑसिलेट इन फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? वेव फ्रंट इज ए डिफाइंड एज ए सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, यानी कि ये हमारा एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का फेज जो है वो सेम होता है। ठीक है, यानी कि ऐसा सरफेस जिसके ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का फेज जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो ऐसा सरफेस, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा सरफेस, लोकस का मतलब, यहाँ पे जो लोकस लिखा हुआ है इसका मतलब ऐसा सरफेस। ठीक है, ऐसा सरफेस जिसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं और वो सारे के सारे सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, उस सरफेस को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, यानी कि मान लो कि ये अगर कोई सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे मान लो ये जितने सारे पॉइंट्स हैं तो ये सारे के सारे आपके सेम फेज में है, या यहाँ पे मैंने कोई ये सरफेस ले लिया, यानी कि इस पे ये जितने भी पॉइंट हैं ये सारे सेम फेज में है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? ये वाले जो सरफेस है इसको हम कहते हैं लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। तो ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके सेम फेज में होते हैं उनके सरफेस को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, और द स्पीड विद विच वेव फ्रंट मूव, यानी कि, और
कितनी स्पीड से जो आपका वेव फ्रंट है वो आपका मूव करता है, दैट मूव्स विद द सोर्स स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, तो जो वेव फ्रंट आपका कितनी स्पीड से मूव करेगा, जितनी स्पीड से आपकी वेव मूव कर रही है, जितनी स्पीड से जो आपकी वेव मूव करती है उतनी ही उससे वो आपका मूव करता है, वेव फ्रंट आपका मूव करता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो वेव फ्रंट है वो क्या होता है। ठीक है, तो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज, यानी कि ऐसा सरफेस जिसमें जितने भी पॉइंट्स लाई करते हैं उन सभी का जो फेज़ है वो सेम होता है। सेम फेज़ वाले सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, और वेव फ्रंट जो है उतनी ही स्पीड से मूव करता है जितनी स्पीड से हमारी वेव जो है वो हमारी ट्रेवल करती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है ए डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव इमेनिनेटिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स एंड वेव फ्रंट्स आर द स्फेरिकल। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर बताया गया है कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शन, उसके चारों तरफ जो है वो हमारी वेव्स निकलेंगी। ठीक है, और फिर जो हमें इसका जो लोकस होगा, locus of points which have same amplitude and vibrate in the same phase are the spheres and known as the spherical wave। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी पॉइंट सोर्स है तो उसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो हमारी यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शंस में निकलेंगी, और जो हमारा वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा, हमारा जो वेव फ्रंट है वो स्फीयर के रूप में होगा, क्योंकि स्फीयर पे जितने भी पॉइंट आपके लाई करेंगे वो सेम एम्पलीट्यूड के होंगे और वो सेम फेज़ के होंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पे बताया गया है कि अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स का अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी इसका वेव फ्रंट होगा। तो ये वेव फ्रंट की शेप कैसी है, इस वेव फ्रंट की शेप जो है वो स्फीयर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, यानी कि इस वाले स्फीयर पे ये जितने भी पॉइंट हैं वो सारे इस पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और उनका जो है वाइब्रेशन भी सेम होगा। सिमिलरली अगर हम इसके बाद मान लो ये वेव फ्रंट कहाँ पे पहुँच गया, ये वेव फ्रंट आपका यहाँ पे पहुँच गया, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद भी ये भी आपका जो वेव फ्रंट है ये भी कैसा होगा, ये भी आपका एक स्फीयर होगा। ठीक है, वेव फ्रंट आपका कैसा है, स्फीयर की फॉर्म में है, और इस तरीके की जो वेव हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्फेरिकल वेव्स। तो इस तरीके की जो वेव्स होती हैं जो कि आपकी पॉइंट सोर्स में से निकलती हैं उनको हम स्फेरिकल वेव्स कहते हैं। तो स्फेरिकल वेव्स के जो वेव फ्रंट होते हैं वो किस शेप के होते हैं, वो स्फीयर शेप के होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स में से जो हमारी वेव निकलती हैं, जो हमारी लाइट निकलती है वो हर डायरेक्शन में चारों तरफ निकलती है। ठीक है, तो उसमें से जो वेव निकलेगी पॉइंट सोर्स में से जो हमारी वेव निकलती है वो स्फेरिकल वेव होती है, और स्फेरिकल वेव के जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमारे स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ये पॉइंट सोर्स है तो क्योंकि इसकी वेव जो है वो हर डायरेक्शन में, इसकी जो वेव है वो चारों डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर हमें सेम फेस का कोई भी लोकस देखना है तो वो कैसा होगा, वो आपका एक सर्कल होगा। ठीक है, तो अगर मान लो ये फिर वेव आपकी यहाँ पे पहुँच गई है और यहाँ पे अगर हम उसका वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी इसका जो लोकस होगा, वेव फ्रंट होगा, वो स्फीयर होगा। तो इस तरीके के जो वेव फ्रंट है वो स्फीयर होते हैं, और इस तरीके की जो वेव्स होती है जो पॉइंट सोर्स से निकलती है उसको हम स्फेरिकल वेव्स कहते हैं। नेक्स्ट है फिर, एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फीयर कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लेन। स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लेन कैन बी कंसिडर्ड एज ए प्लेन। तो उसने कहा है कि अगर हम पॉइंट सोर्स है ये हमारा, तो पॉइंट सोर्स से जो हमारी स्फेरिकल वेव्स निकल रही थी, लेकिन अगर हम बहुत ही ज़्यादा दूर चले गए हैं एट ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, एट ए वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ये जो स्फीयर का ये जो पोर्शन है ये धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, स्फीयर का ये जो पोर्शन है ये धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लेन में चेंज हो जाएगा। तो जब हम पॉइंट सोर्स से बहुत ही ज़्यादा दूर पे हैं तो हमारी जो स्फेरिकल वेव्स है वो किस में चेंज हो जाती है, वो हमारी प्लेन वेव में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये वाली जो वेव होंगी ये हमारी कैसी वेव कहलाती हैं, प्लेन वेव कहलाती हैं।
इस तरीके की जो वेव होती हैं ये प्लेन वेव कहलाती है। और ये जो वेव फ्रंट है ये हमारा कैसा वेव फ्रंट है, ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है। इस तरीके का जो वेव फ्रंट है इसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, यानी कि इसके में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उन सब का एम्पलीट्यूड और इनका जो फेज़ है वो सेम है। यानी कि इस वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका फेज़ सेम है, या इस वेव फ्रंट के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं उन सब का फेज़ क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स की अगर हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं तो पॉइंट सोर्स की अगर हम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं तो उसमें से कौन सी वेव्स निकलती हैं, स्फेरिकल वेव्स निकलती हैं। और उसके जो वेव फ्रंट होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे स्फेरिकल होते हैं। तो इस तरीके से ये वेव्स हमारी निकलती हैं। और अगर हम पॉइंट सोर्स से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, अगर हम सोर्स से बहुत ही ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो उस स्फीयर का स्मॉल पोर्शन जो है उसको हम कैसे बिहेव करते हैं, एक प्लेन वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है और ये हमारी जो वेव है वो प्लेन वेव है। और ये जो इस तरीके से ये हमारा वेव फ्रंट है। और ये जो हमने एरो दिखाया है ये एरो हमारा किस चीज़ का है, ये एरो हमारा रे ऑफ लाइट का है, यानी कि लाइट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ये हमारा रे ऑफ लाइट का है कि जो हमारी जा रही है लाइट जो है वो किस डायरेक्शन में हमारी ट्रेवल कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें फिर दिया गया है इफ़ यू नो द वेव फ्रंट, इसके बाद दिया गया है इफ़ यू नो द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, कि अगर आपको एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट की शेप पता है, देन हाइजेंस प्रिंसिपल्स अलाउज यू टू डिटर्मिन द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट ए लेटर टाइम, कि अगर आपको टाइम t इज इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट की शेप पता है और आप किसी लेटर टाइम बाद वाले टाइम t के लिए उसकी शेप को डिटर्मिन करना चाहते हैं कि कैसी उसकी शेप होगी, तो क्या आप उसको निकाल सकते हैं? हाँ, हम उसको हाइजेंस प्रिंसिपल से यूज़ करके हम उसको निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग द हाइजेंस प्रिंसिपल हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमें वेव फ्रंट की शेप का पता है और टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे हमें उसकी वेव फ्रंट की शेप का पता करना है कि उसकी जो शेप है वो कैसी होगी। तो उसके लिए फिर हम किसका यूज़ करेंगे, हाइजेंस प्रिंसिपल का। तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया था कि आप कैसे किसी भी वेव फ्रंट की शेप को निकाल सकते हो, तो उन्होंने मेथड बताया था कि कैसे आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द हाइजेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड wavelets emanating from these points spread out in all the direction with the speed of the wave. The wavelet emanating from the wave are usually referred to as the secondary wavelets. If we draw a common tangent to these spheres, we obtain the new position of the wavefront at a later time. तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने क्या कहा था, तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने कहा था कि मान लो ये कोई आपका वेव फ्रंट है, तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने कहा था कि मान लो ये कोई आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट मान लो ये हमारा F1 F2 कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है और हम क्या करना चाहते हैं, इस पे स्फेरिकल वेव फ्रंट पे ये इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पे, ये सारे जितने भी पॉइंट यहाँ पे हमारे इस वेव फ्रंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, दीज आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि ये जो हमारे वेव फ्रंट के ऊपर जितने सारे के सारे पॉइंट्स हैं ये सारे किस चीज़ के सोर्स हैं, दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, यानी कि इनमें से भी एक डिस्टर्बेंस निकलेगी और उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज़ द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हमारे इस वाले वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहते हैं। और ये जो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है ये भी फिर आपकी ट्रैवल करती है
ठीक है, ये जो आपकी जो डिस्टरबेंस है, ये डिस्टरबेंस भी आपकी स्प्रेड हो जाती है इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। जितनी स्पीड से वेव चलती है उतनी ही स्पीड से इसके वेव फ्रंट जो हैं उनकी डिस्टरबेंस जो मूव करती है। और द वेवलेट्स जो कि हमारे वेव फ्रंट्स में से निकलेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स पे अगर हम कोई कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करें तो हमें वेव फ्रंट की नई पोजीशन का पता चल जाएगा तो हमें वेव फ्रंट की नई पोजीशन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या बताया, यहाँ पे हाइजेंस प्रिंसिपल ने बताया कि जो वेव फ्रंट है, ठीक है, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट्स हमारे लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे हमारे जितने भी पॉइंट हमारे वेव फ्रंट में लाई करते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। तो वो सभी डिस्टरबेंस देंगे। जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये अपनी डिस्टरबेंस देगा, ये वाला पॉइंट अपनी डिस्टरबेंस देगा, ये वाला पॉइंट अपनी डिस्टरबेंस देगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं ये अपनी डिस्टरबेंस को जो है फैलाएंगे हर ईच डायरेक्शन में। सभी पॉइंट्स जो हैं अपनी डिस्टरबेंस को फैलाते हैं इन ईच डायरेक्शन, और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। और ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है ये कितने स्पीड से ट्रैवल करती है, दे ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ वेव। जितनी स्पीड से वेव ट्रैवल करती है उतनी ही स्पीड से ये जो वेव फ्रंट के पॉइंट्स हैं इनकी डिस्टरबेंस जो है ये ट्रैवल करती है। ठीक है, और ये जो वेव फ्रंट में ये जो हमारी सेकेंडरी डिस्टरबेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, हम इसको कहते हैं दीज आर द सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, फिर उसने कहा है कि नए उसकी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले इतना आपको करना है कि हाइगन के प्रिंसिपल ने बताया कि वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक डिस्टरबेंस को प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम सेकेंडरी डिस्टरबेंस कहते हैं। और ये अगर मान लो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं तो इन 3 पॉइंट्स की जो डिस्टरबेंस है ये सभी डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह इसकी डिस्टरबेंस भी हर डायरेक्शन में जाएगी, इसकी डिस्टरबेंस भी जो हर डायरेक्शन में जाएगी। तो सारे के सारे, और फिर हाँ ये जो सेकेंडरी डिस्टरबेंस है इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो दीज वेवलेट्स, ये जो हमारी वेवलेट्स हैं जो कि हमारी वेव फ्रंट में से आ रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि नई पोजीशन जो है, वेव फ्रंट की नई पोजीशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेव फ्रंट की नई पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो हमें वेव फ्रंट, मान लो कोई गिवन है, ये कोई वेव फ्रंट हमें गिवन है F1 F2, ये वेव फ्रंट हमें कौन से टाइम पे गिवन है, जब हमारा टाइम t=0 पे था। टाइम t=0 पे हमें पता है ये हमारा वेव फ्रंट है। तो फिर हम क्या करना चाहते हैं कि जब हमारा टाइम t=τ है तो टाउ या t टाइम के बाद, ठीक है, तो टाउ जो टाइम के बाद इसकी जो शेप होगी वेव फ्रंट की वो हमें कैसे बतानी है कि इसकी जो शेप होगी वो कैसे होगी। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो इस पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो इसके ऊपर मान लो 4 पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहे हैं। फिर इस पॉइंट को सेंटर मान के हम एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये मान लो, ठीक है, फिर ये जो हमारा पॉइंट है इसको सेंटर मान के हम यहाँ पे एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। और इस सर्कल का जो रेडियस है, वो कितना होना चाहिए, सर्कल का जो रेडियस है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अगर हम रेडियस लिख लें और टाइम को अगर हम टाउ लिख लें तो जो सर्कल की रेडियस होगी वो किसके बराबर आएगी, वेलोसिटी इनटू टाउ के बराबर। तो ये जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, v इंटू टाउ। फिर ये जो सेकंड पॉइंट है इसको भी सेंटर मान के हम एक सर्कल बना लेंगे और इसका रेडियस भी कितना होगा, v=टाउ। ऐसे ही फिर हम ये जो तीसरा पॉइंट है इसको सेंटर मान के, ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं उनको सेंटर मान के हम सर्कल बना लेंगे और ये इस तरीके से। तो इसका रेडियस भी कितना होगा, v टाउ, और इसका रेडियस भी कितना होगा, v इंटू टाउ। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके बाद
इसके बाद हमें करना है एक कॉमन टेंजेंट बनाना है, यानी कि इसका टेंजेंट जो होगा, ये पहले वाले का टेंजेंट जो होगा वो ऐसे होगा, दूसरे वाले का जो टेंजेंट है वो ऐसा होगा, तीसरे वाले का टेंजेंट जो है वो ऐसा होगा। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमारा वेव फ्रंट कैसा बनेगा। हमारा वेव फ्रंट जो है टाइम t इक्वल टू टी के बाद में हमारा वेव फ्रंट ऐसा होगा। तो ये मेथड है हाइगन प्रिंसिपल का कि टाइम t पे अगर हम वेव फ्रंट की शेप निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई कर रहे हैं उनको सेंटर मान के, ठीक है, तो इस तरीके से मान लो हमने ये 2 पॉइंट लिए, ये मान लो 2 पॉइंट हमारे पास, तो इसको हम सेंटर मान के एक सर्कल बना लेंगे और इसको भी सेंटर मान के हम एक यहाँ पे सर्कल बना लेंगे। और इन सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होना चाहिए, v इंटू टाउ। v इज़ द स्पीड ऑफ वेव, टाउ इज़ द कितने टाइम के बाद हम फिर देखना चाहते हैं। फिर हम इसके बाद फिर इसका कॉमन टेंजेंट हम बना लेंगे और इसका कॉमन टेंजेंट बना लेंगे। तो जितने भी टेंजेंट हैं उनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो वेव फ्रंट है ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है टाइम t पे। ये वाला जो वेव फ्रंट था वो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था और ये हमारा न्यू वेव फ्रंट है। तो इसी तरीके से ये फिर इसमें बताया गया है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ये वाला जो वेव फ्रंट है ये हमारा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सेंटर मान के यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया और यहाँ पे हमने टेंजेंट बना लिया। इसी तरीके से ये इसका टेंजेंट हो गया, इसी तरीके से ये इसका टेंजेंट हो गया। फिर सारे टेंजेंट्स को हमने आपस में कंबाइन कर लिया और हमारे पास क्या बन गया, सारे टेंजेंट्स को अगर हम आपस में कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास वेव फ्रंट बन जाएगा आफ्टर द टाइम t इज इक्वल टू टाउ, ठीक है। तो ये हमारे पास ओरिजिनल दिया हुआ था यहाँ पे। तो F1 और F2 जो था ये हमारा वेव फ्रंट था टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो टाइम t टाउ पे जो हमारा बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस होगा वो किसके बराबर है, v इंटू टाउ के बराबर है। सिमिलरली फिर यहाँ पे अगर प्लेन वेव का दिया हुआ है कि अगर हमारे पास प्लेन वेव है तो ऐसे हम प्लेन वेव का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है तो यहाँ पे हम एक सर्कल बना लेंगे v इंटू टाउ का, और यहाँ पे कोई पॉइंट है और यहाँ पे भी एक सर्कल जिसका रेडियस v इंटू टाउ होगा। तो इसका जो टेंजेंट है ये होगा, इसका टेंजेंट है ये होगा। तो अगर हम दोनों टेंजेंट को ज्वाइन कर लें तो जो हमारा न्यू वेव फ्रंट बनेगा वो ये हमारा न्यू वेव फ्रंट बनेगा, ये हमारा न्यू वेव फ्रंट होगा। तो ये इसी में बताया गया है, ठीक है। ये फिर इसी में बताया गया है यहाँ पे, ये इसमें बताया गया है यहाँ पे फिर आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तरीके से ये आपका प्लेन वेव फ्रंट है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे और ये टाइम t इज इक्वल टू टाउ पे ये वाला आपका वेव फ्रंट है। ये हमारा प्लेन वेव फ्रंट है और ये हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे बताना है। ये हमारा हाइगन प्रिंसिपल था। तो इस वाले टॉपिक में हमने देखा कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि वेव फ्रंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या होता है, स्फीयर वेव्स क्या होती हैं, फिर हमने देखा प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है और प्लेन वेव्स क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़े कि ये जो हाइगन्स के प्रिंसिपल है उसके द्वारा हम कैसे निकाल सकते हैं। फिर इसमें दिया गया है इन द एबव मॉडल, इसमें एक शॉर्टकमिंग है। द एबव मॉडल हैज़ वन शॉर्टकमिंग, इसमें एक शॉर्टकमिंग है। वी ऑल्सो हैव ए बैकवर्ड वेव, कि इसमें एक बैकवर्ड वेव भी होती है। यानी कि इस तरीके से अगर आप ये देखो तो यहाँ पे ये एक बैकवर्ड वेव भी है कि जैसे जिस ये वेव है, अगर ये वेव आपकी आगे जा रही है तो इस तरीके से जा रही है, तो इसी तरीके से ये आपकी पीछे भी आ सकती है। तो ये जो पीछे आ रही है इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पीछे आ रही है इसको हम बैकवर्ड वेव भी कहते हैं। लेकिन हाइगन प्रिंसिपल ने बताया कि ये जो बैकवर्ड वेव होती है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ठीक है, तो हाइगन ने बताया कि ये जो बैकवर्ड वेव है ये पॉसिबल नहीं है, एब्सेंस ऑफ बैक वेव, किसमें कोई भी बैक वेव नहीं होती, क्योंकि हमेशा जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अगर वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो जीरो ट्रांसफ़र होगा। तो इसीलिए ये एजम्पशंस हैं कि इसमें जो बैक वेव है उसको जस्टिफाई इसमें नहीं किया गया है।